कर दिए हो क्या? Thank you। चलिए बच्चों, हम आपके साथ आज फिर ग्रुप डी के कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस वीडियो में ज्योमेट्री को करवाऊंगा, ज्यामिति को। मैं इसको 2-3 पार्ट में करवाऊंगा और पार्ट वाइज करवाने का मेरा ये मोटिव है कि जिस बच्चा को लाइन्स एंड एंगल आता है वो लाइन्स एंगल का वीडियो नहीं देखेगा, जिसको ट्रायंगल आता है वो ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखेगा, और जो इसके बाद क्वाड्रेटल और सर्कल वाला टॉपिक है वो आता है तो वो क्यों ही देखेगा। ठीक, तो मैं इसको 3 पार्ट में या 2 पार्ट में, शायद 2 पार्ट का वीडियो एक ही आज ही आ जाएगा और एक पार्ट अगले दिन आएगा। ठीक है, तो ये जो ज्यामिति का वीडियो है ये पार्ट 1 है। ठीक, पार्ट 1 और या पार्ट 2। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट करवा देता हूँ जो क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझने में आपका मदद करेगा। ठीक, तो मैं बेसिक प्रॉपर्टी समझता हूँ कि आपको आता है, जैसे लाइंस के बारे में आपको पता है, एंगल के बारे में पता है, तो ये मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ। जिससे क्वेश्चन आता है मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। हमारा जो पहला टॉपिक है वह लीनियर पेयर एक्सियम है। इसको रैखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। ये कहता क्या है कि यदि कोई एक लाइन है, ठीक ना, और इस लाइन पर कई सारा रे है, मल्टीपल रे है, तो इस तरह से जैसे ये एंगल x मान लिया, इसका वैल्यू यदि मैं y मान लेता हूं, ये z मान लेता हूं, और यदि t है, इस तरह से जितना एंगल बनेगा सबका सम क्या होने वाला है, z प्लस t। दिस इज 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक युग्म अभिग्रहित, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक, इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आप शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण के बारे में पढ़े होंगे। यह प्रतिच्छेदी रेखा का प्रॉपर्टी है। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो जो सम्मुख कोण बनता है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे ये एक एंगल बन रहा है, तो इसका सम्मुख ये हुआ, और ये एक एंगल बन रहा है और इसका सम्मुख ये हुआ। कहता है कि इसका यदि मेजरमेंट x है तो इसका मेजरमेंट x हो जाएगा। ठीक, और यदि इसका मेजरमेंट y है तो इसका मेजरमेंट भी y हो जाएगा। मतलब सम्मुख कोण का जो माप होता है वो आपस में इक्वल होता है। कंडीशन क्या है कि लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना चाहिए। अब इससे बढ़ के मैं ट्रायंगल की तरफ चलता हूं। आप नहीं, पहले मैं पैरेलल लाइन के बारे में बताता हूं, समानांतर रेखा के बारे में। आप पढ़े होंगे कि यदि दो समानांतर रेखा है हमारे पास और उसको कोई एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है कुछ इस टाइप से, तो इसमें कई एंगल बनता है, और उस एंगल में से कुछ एंगल आपस में इक्वल होते हैं और कुछ एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, कुछ का सम 180 होता है। जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, आपको पता है कि इसका पोजीशन क्या है, ये संगत कोण है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मेजरमेंट इक्वल होता है, संगत कोण का माप आपस में इक्वल होता है। मतलब यदि ये x है तो ये x हुआ, और हमने कैसे किया? संगत कोण से किया। जैसे ये है इसका संगत ये हो जाएगा, ये है इसका संगत ये हो जाएगा, ये है तो इसका संगत ये हो जाएगा। मतलब संगत कोण इक्वल होता है। संगत कोण क्या होता है भाई? समान होता है, इक्वल। दूसरा, यदि लाइन प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग है, तो एक ही ओर के अंतः कोण, इसको सह अंतः कोण कहते हैं, ये इसका सम 180 होता है। इधर भी बनेगा तो इसका सम भी कितना होगा भाई? 180 डिग्री। मतलब को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब इसका मेजर यदि a है और इसका मेजर b है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और तीसरा मैं ऊपर कहीं बता दे रहा हूं, यहां मैं बता दे रहा हूं। अल्टरनेट इंटीरियर, इसको वैकल्पिक या एकांतर अंतः कोण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, ये और
ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर अंतःकोण, और इसका माप जो होता है आपस में इक्वल होता है। यदि ये a है तो ये भी a हो जाएगा, और ये यदि x है तो ये भी x हो जाएगा। तो समानांतर रेखा से संबंधित इतना कॉन्सेप्ट है। अब मैं त्रिभुज की तरफ बढ़ता हूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैं बता दे रहा हूं आपको। त्रिभुज में एक चीज पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का यदि हम सम करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का यदि हम सम करते हैं तो उसका सम कितना आता है भाई? 180 डिग्री। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यह त्रिभुज के आंतरिक कोण का सम है। दूसरा प्रॉपर्टी जो आप यदि ध्यान से देखो, किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर, जैसे मैंने ये इंटीरियर लिया और ये एक्सटीरियर लिया, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलके लीनियर पेयर बनाता है। मतलब इसका मेजरमेंट ए है और इसका मेजरमेंट बी है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि त्रिभुज में जो बाह्य कोण होगा वह विपरीत अंतःकोण के सम के इक्वल होता है। मतलब ये यदि x है और इसको छोड़ के ये a है और ये b है, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी को ऐड करोगे और तुमको x आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद त्रिभुज का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, जैसे सर्वांग क्षमता का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आपको समरूपता का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में। तो मैं सर्वांग क्षमता और समरूपता दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सर्वांग क्षमता का मतलब होता है कि दो फिगर यदि सर्वांगक्षम है तो हर एक तरह से सेम है। यदि किसी चीज का अंतर बस नाम का अंतर है तो दिक्कत नहीं। और समरूप होने का मतलब है कि हर एक तरह से सेम नहीं, उसका आकृति सेम है और आकार जो है वह प्रपोर्शन में है। ठीक, तब ऐसा फिगर जो है समरूप होता है। जैसे आपका और आपका फोटोग्राफ, दो डिफरेंट रेडियस का सर्कल, इस तरह का फिगर आपका सिमिलर फिगर का समरूप आकृति का उदाहरण होता है। दिक्कत नहीं। तो ट्रायंगल को सर्वांगक्षम करने का कितना रूल है, तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल दे रखा है और इसको यदि सर्वांगक्षम करना है तो हमारे पास इसके लिए जो क्राइटेरिया है वह साइड एंगल साइड है। आपको याद होगा, मैं बस रिकॉल कर दे रहा हूं। साइड 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 है, एंगल एंगल साइड है और RHS है। इतना ही क्राइटेरिया। इसका स्टेटमेंट आप एक बार रिकॉल कर लेना। ये क्या कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल, इंक्लूड एंगल का बात ये कर रहा है। RHS क्या कहता है कि ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। ये क्या कहता है कि कोई दो एंगल, याद रखना मैं इस फॉर्म में इसीलिए लिखता हूं, इन जनरल लोग इससे करवाते हैं। इसको मैं सुपीरियर मानता हूं इससे। क्यों? क्योंकि इसका स्टेटमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये कहता क्या है, किसी भी ट्रायंगल का कोई दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के कोई दो एंगल और एक साइड के इक्वल है, जो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम कहे जाएंगे। और ये जो सिंबल यूज होता है ये सर्वांगक्षम का। ये करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि फिगर को ओपन कैसे करेंगे। ठीक ना, मतलब क्रॉसपोंडेंस कैसे लिखेंगे और क्रॉसपोंडेंस लिखने के बाद क्रॉसपोंडिंग पार्ट को कैसे इक्वेट करेंगे। क्यों? जैसे देखो, किसी ने ये लिखा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और ये सही रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उसका किसी दोस्त ने ये लिख दिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन में क्रॉसपोंडेंस का बहुत मतलब होता है। ठीक, ये गलत है। यदि ये सही है तब ऐसा कंडीशन है, दिक्कत नहीं। तो मेन मोटिव है कि आप कैसे इसके क्रॉसपोंडेंस को लिखते हैं, और क्रॉसपोंडेंस लिखने से क्या फायदा है, मतलब संगत भाग के हिसाब से लिखने से क्या फायदा है। कहते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उसका हर एक पार्ट आपस में इक्वल होगा। साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, एरिया इक्वल है, पेरीमीटर इक्वल है, क्रॉसपोंडिंग मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, हर एक चीज आपस में इक्वल है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, यदि आप देखो इसमें से इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में हम एंगल पर काम कर रहे हैं,
एक एंगल तो हमेशा, यहाँ देखो यहाँ तो दो एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी एंगल और साइड का बात करें तो हम पहले एंगल का प्लेसिंग करेंगे, एंगल लिख दिया, और एंगल लिखने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखेंगे। और जब सिर्फ साइड का बात हो तो साइड के इंटरसेक्शन से जो वर्टेक्स बन रहा है, जो शीर्ष बन रहा है, हम उस पर फोकस्ड हो जाएंगे, मतलब जो शीर्ष बन रहा है उसको लिखेंगे। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं, मैं ऊपर में दे रहा हूं। जैसे देखो ये, मैं इरेज कर ले रहा हूं, देखना है इसको ध्यान से। देखो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, इसका नाम कुछ है एबीसी टाइप का, और इसका नाम कुछ पी क्यू आर है। ठीक, यहां पर ये एंगल 60 है, ये 3 है, और ये कुछ 5 टाइप का ले लेते, दिक्कत नहीं। अब इसमें ये एंगल 60 है, ये 5 है और ये 3 है। पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंट तो है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये 60 इसके इक्वल है, और ये 3 जो है इसके, और जो एंगल है ये दोनों साइड के मिलने से बन रहा है, तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस, तो वो मैं तरीका बता दे रहा हूं। पहला ट्रायंगल को लिख लो, तो पहला ट्रायंगल को लिखने के में कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है, एबीसी लिख लिया, और इसके पार्ट को एक्सप्लेन करो, 60, 5 और 3। दूसरा को जब लिख रहे हैं तब क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे। मैंने बताया था कि एंगल साइड पर जब काम करेंगे तो हम एंगल को प्रायोरिटी देंगे, तो पहले एंगल लिखो, 60 क्रॉसपॉन्डिंग, 60 क्या है, ए है, यहाँ क्यू आ गया। अब साइड पर जाते हैं, ए बी 3 है, 3 वाला क्या है, क्यू आर, तो यहाँ कितना आ गया भाई, आर, और जब बचा क्या, बचा पी, इधर हमने पी लिख दिया, यही इसका कॉरस्पॉन्डिंग, यही ऑर्डर है इसके कॉन्ग्रुएंसी का। तो इस पर काम करना है आपको, दिक्कत नहीं। लेकिन जब साइड का बात हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि साइड पर कैसे काम करेंगे। क्यू आर है 3, इधर भी थे, ठीक। अब इसके इसको आप कॉपी कर लेना, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। मैं बता रहा हूं जब साइड पर काम करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लो कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, हालांकि यदि तुम ध्यान से देखो तो ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस, लेकिन मैं इसी टाइप से लिख रहा हूं, 3 4 5। दूसरा ट्रायंगल है बाबू, ध्यान से देखना, पी क्यू आर 5 3 4। ये कॉन्ग्रुएंट तो है क्योंकि सारा साइड आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये जो है इसके इक्वल है। ठीक, बाय साइड साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन साइड 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 में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना एक युद्ध स्तर का काम होता है। तो इसके वर्टेक्स पर काम करते हैं, शीर्ष पर काम करते हैं। कैसे, पहला ट्रायंगल को लिख लिया, दूसरा ट्रायंगल को मैं यहां लिख रहा हूं, लिखना चाह रहा हूं। देखो वर्टेक्स एक कैसे बना है, तो 3 सेंटीमीटर और 4, मतलब 3 यूनिट और 4 यूनिट के साइड के इंटरसेक्शन से, तो 3 और 4 के इंटरसेक्शन से यहां क्या बन रहा है, क्यू, तो ए के क्रॉसपॉन्डिंग क्यू गया। बी कैसे बना, 3 और 5 के इंटरसेक्शन से, तो देखो 3 और 5 कहाँ है, यहाँ 3 और 5 के इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है, आर, तो यहाँ आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, तो ये पी, ये इसका ऑर्डर है कॉन्ग्रुएंसी। अब मैं विश्वास करता हूं कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो ही ऑर्डर में हमको मिल गया, जैसे हमको कोई दे दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इससे पूछ रहा है बताओ ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट एक्सप्लेन करना काफी आसान हो जाता है। ये तो कॉन्ग्रुएंस करने का, सर्वांक्षम करने का तरीका है। समरूपता के सिद्धांत में क्या होता है ये मैं बता देता हूं। जो इक्वालिटी है साइड का वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो त्रिभुज कब एक दूसरे के समरूप कहे जाएंगे, तो यदि कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। साइड 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 क्या कहता है कि संगत भुजा का अनुपात सेम हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाए, तभी ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। साइड एंगल साइड क्या कहेगा कि दो साइड का रेशियो और एक एंगल यदि आपस में इक्वल हो जाए, साइड प्रोपोर्शन में हो जाए, साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और बीच का एंगल आपस में इक्वल हो जाए,
तो त्रिभुज इस क्राइटेरिया से समरूप कहे जाएंगे। फिर समरूप कहे जाएगा तो ओपन करने का तरीका जो कॉन्ग्रुएंसी का है, सिमिलरिटी में भी वही है तरीका, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब देखो इसमें बदलाव क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो इसमें आपने पीछे पढ़ा था, यहाँ सारा कॉन्सेप्ट इक्वलिटी का था ना, लेकिन यहाँ जो साइड के इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वह रेशियो के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे देखो ये दो ट्रायंगल दे रखा है ABC PQR, ये एंगल 60 है, ये एंगल मान लो 60 है, ये 40 है और ये भी मान लो 40। हाँ देखो दो एंगल इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। लिखेंगे कैसे? तो पहला को लिख लिया और यहाँ तो एंगल पे काम कर रहे थे, काफी आसान होता है। तो देखो यहाँ Q 60 डिग्री, R 40 डिग्री और बचा ये P। ये हमारा ऑर्डर है कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलरिटी का, और ये सिंबल नहीं, सिमिलरिटी में सिंबल बस, दिक्कत नहीं। साइड वाले पे मैं काम करवा दे रहा हूं, साइड वाले में दिक्कत हो सकता है। देखो 3 4 5, ये हमने कर लिया 6 8 और 10। ट्रायंगल देखो इधर क्या साइड प्रोपोर्शन में है, तो यदि कोई बच्चा इसका इसके साथ रेशियो देखे तो बिल्कुल नहीं, इसका इसके साथ देखे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यदि इसका इसके साथ देखे तो हाफ, इसका इसके साथ देखे तो रेशियो मतलब हाफ, और इसका इसके साथ देखो तो हाफ। मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है अनुपात वह इक्वल है, और इसी को प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और जो ही प्रोपोर्शन में है तो त्रिभुज समरूप हो गया। इसमें लिखेंगे कैसे? सेम तरीका जैसे मैंने यहां बताया कि बस साइड के इंटरसेक्शन से वर्टेक्स पर काम कर लेंगे। देखो 3 के प्रोपोर्शन 6 और 4 के प्रोपोर्शन क्या है भाई 8, तो ये वर्टेक्स 3 और 4 के नेमिंग कर लेता हूं तब आसान होता है। PQR पहला को इसी तरह से छोड़ दिया, अब दूसरा को लिखना चाह रहे हैं। ए कैसे बना? 3 और 4 जो यूनिट है उसके इंटरसेक्शन से वर्टेक्स ए बना, तो 3 के प्रोपोर्शन 6 और 4 के मतलब इधर ये कितना बन जाएगा भाई R। बी कैसे बना? 3 और 5 6 और 10 यहां पर, तो कितना बना P, और ये जो बच गया वो Q। यही हमारा ऑर्डर है। अब मैं विश्वास करता हूं कि समरूप करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि यदि फिगर समरूप दे रखा है तो हमारे पास क्या है, तो फिगर समरूप है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में, इसको लिख दे रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है और ये एक दूसरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है PQR और ये त्रिभुज है ABC। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। मैं बार बार सर्वांग क्षमता का सिंबल लिख दे रहा हूं। समरूप है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट थेल्स के द्वारा दिया हुआ, ये डिफिनेशन टाइप का यूज होता है। देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगा, मतलब PQ बाय AB दिस इज इक्वल्स टू QR बाय BC दिस इज इक्वल्स टू PR बाय AC, क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में। और साथ ही साथ ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है क्रॉसपॉन्डिंग मीडियन, पेरीमीटर, एल्टीट्यूड सबके इक्वल हो जाएगा। तो मतलब समझ लो कि हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड को पेरीमीटर से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, सम ऑफ दिस एंड सम ऑफ दिस। और ये कैसे आया? बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट है, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेपरेटली ऐड कर दिया, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसमें एरिया का एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनता है कि एरिया का जो रेशियो होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह साइड के अनुपात के रेशियो इक्वल हो जाएगा। मतलब यदि लिखना चाहो तो PQ बाय AB के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, या दूसरे में लिखना चाहो तो QR बाय BC के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक साथ स्क्वायर को अलग अलग को एक ही मतलब है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाया। और तीसरा दिस, हालांकि यदि आप थोड़ा सा और सीजल उजल का मैं करवाता तो मैं इसमें और सारा कुछ बताता। ये आप लिखिए, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा सीधा। ये मैंने आपको कुछ इंग्रेडिएंट आपको मैंने बताया। चलो देखो मैं आगे बढ़ूंगा।
क्वेश्चन की तरफ मैं अब मूव करता हूं, करिए पढ़िए। तो एक दो समानांतर रेखा को एक ट्रांसवर्सल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है ऐसा कि 1 और 2 वैकल्पिक आंतरिक कोण, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर है। वैकल्पिक आंतरिक का मतलब हाँ एकांतर अंतः कोण है, ठीक। और एंगल 1 का वैल्यू दे रखा है तो एंगल 2 निकल। आपको पता है कि जब दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण का मेजर आपस में इक्वल है। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 का मेजरमेंट 75 दे रखा है तो एंगल 2 का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 75। आंसर कितना हो गया? हमने क्या लगाया कि यदि दो लाइन प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतः कोण का वैल्यू आपस में समान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ो, पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने में 24 घंटा लगता है, 5 घंटा और 24 मिनट। ये तो बेसिक यूनिटरी मेथड है, हालांकि ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है हमको। अच्छा बताओ, 24 घंटा में अर्थ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? कंप्लीट चक्कर लगाता है 360। ये कितना है? 5 घंटा 24 मिनट। तो 5 घंटा और 24 मिनट को कन्वर्ट कर लिया घंटा में, बचे 25 2 27, मतलब इतना आर आ गया। अब देखो 1 आर में कितना यूनिटरी मेथड 360 बटा 24 और कितना दे रखा है 27 बटा 5, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आया 360 24 27 बटा 5 से कैंसिल हो रहा है, इसको पहले कैंसिल करवा लेते हैं। 7 पचे 35 72 5 7 35, ठीक है। और 3 बार में हमारा कितना बचा 27 गुना 3 तो 7 21 और 3 6 तो 8 है। इसका कहीं आंसर देखो दिस हमने क्या यूज किया, ये यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। चलिए इसको लिखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो नीचे दिए गए कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, ठीक। मतलब दो समानांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आपको बताना कि जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा गलत है। पहला, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म आपस में समान होते हैं। देखो बाबू यहां पर एक बहुत इंटरेस्टेड है ये, यदि आप हमसे पूछते हैं तो मैं बताऊंगा ये भी जो है यह समानांतर रेखा का टॉपिक नहीं है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण ये समानांतर रेखा का प्रॉपर्टी नहीं होता, ये प्रतिच्छेदी रेखा का होता है। तो मेरे हिसाब से इसका भी आंसर गलत होना पड़ेगा, क्योंकि यह समानांतर रेखा के बारे में पूछ रहा है, ठीक। दूसरा, एकांतर अंतः कोण का युग्म समान होता है, बिल्कुल एकांतर अंतः कोण समान होता है ना। संगत कोण के युग्म का माप समान होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है, संगत कोण ये भी सही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण, मतलब सह अंतः कोण का बात कर रहा है, इधर वाला या इधर वाला का एक युग्म समान होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारे हिसाब से यदि हमसे पूछते हो तो आंसर ए और डी है। और ए इसलिए है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समानांतर रेखा का गुण नहीं है, वह प्रतिच्छेदी रेखा का गुण है, दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप देखिए। चलो अगला क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, पढ़ो इधर। फिगर दे रखा है और कह रहा है कि एक नियक नहीं त्रियक रेखा है यहां, और एंगल ए और एंगल 2 का अनुपात दे रखा है। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2, देखो ये तो क्वेश्चन पैरेलल लाइन का नहीं है, ये तो बस एक रे है और उसके ऊपर एक लाइन है, उसके ऊपर रे है। यह रैखिक युग्म अभिगृहित का क्वेश्चन है। इसका रेशियो 4:11 दे रखा है, तो 7 और 8 का वैल्यू, एंगल 7 और एंगल 8 का वैल्यू ध्यान से देखना है। 1 और 5 आपस में इक्वल होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल, और 5 और 7 आपस में इक्वल होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो 7 का वैल्यू 1 एंगल 1 का इक्वल, और सेम 2 जो है 6 के इक्वल है संगत क्रॉसपोंडिंग एंगल, और 6 8 शीर्षाभिमुख कोण। तो मतलब 8 का वैल्यू जो निकालना है वह 2 के इक्वल है, मतलब हमको 1 निकाल देना है और 2 निकाल देना है। तो बताओ रेशियो दे रखा है, तो इसको 4x और 11x कितना लिख लेंगे 180 डिग्री, 15x इक्वल्स टू 180, तो x के वैल्यू 12, 15 देंगे 130 और 15 दूनी 30, ठीक।
अब हमको ये जो है 1 का वैल्यू कितना आ गया, 12 चौक 48। अब तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन है। और इसका करना होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 12 गुना 11 कितना हो जाएगा, 12 120 और 12 132। ये हमारा आंसर है। इसमें कई कॉन्सेप्ट यूज में लाया गया है। पहले तो रैखिक युग्म विपरीत, फिर हमने संगत कोण का प्रॉपर्टी, यहाँ समानांतर रेखा का प्रॉपर्टी यूज में आया, संगत कोण का, और फिर मैं शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण का प्रॉपर्टी में नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो करो तो इसको। दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा एक ही ओर के आंतरिक कोण का, हाँ, सह अंतः कोण का बात कर रहा है। बताओ सह अंतः कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों कोण में से बड़ा कोण क्या है, 3 के क्रॉसपोंडिंग। तो देखो इसको लिख लेंगे 2x में, बार बार इसको बिना रेशियो का सॉल्व करना चाह रहा हूं लेकिन पता नहीं तुम कंफ्यूज कर जाओगे। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ, सहअंतः कोण का योग 180 होता है। इसको सॉल्व कर लिया, x वैल्यू कितना 36 पर, हमको निकालना है बड़ा। तो 36 36 18 3 3 9 1 10 108, ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा क्या है, ये 3x है ना, ये 3x मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया और ये आ गया। इसको करो, देखो कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में QS EF के पैरेलल QS, अच्छा ये है, ये और ये समानांतर दे रखा है। RS PQ के समानांतर है। PQS का मेजरमेंट 60 दे रखा है, तो RFE ये निकालना है। देखो ध्यान से, समानांतर है तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 सहअंतः कोण का सम, और ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120। कैसा भाई, संगत कोण का यूज किया और मेजरमेंट कितना आ गया 120 डिग्री। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिगर दे रखा है और L और M पैरेलल है, आपको 2x और y का वैल्यू निकालना है, 2x प्लस y का। अच्छा x इधर है। अच्छा बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका पोजीशन क्या है, सहअंतः कोण का, ये 105 है तो इसको कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 105 कितना गया, ये 75। और ये 60 है तो देखना ध्यान से, ये 60 हो जाएगा और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। सेम प्रॉपर्टी, ये दोनों सहअंतः कोण हो गया, इसका योग जो है 180 होना चाहिए। अब 2x मतलब 75 दूनी 150 और प्लस y 120, हमारा आंसर आ गया 270। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसको एक बार करने का प्रयास करें तो आप दी गई आकृति में AB और CD रेखा इसके पैरेलल दे रखा है कि, हाँ इंफॉर्मेशन तो दे ही रखा है, आपको निकालना क्या है BCE, ये x स्क्वायर नहीं x, PEC PE, अच्छा इसका मेजर निकालना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, ये और ये पैरेलल है तो ये 70 है, 110 है, तो ये पूरा एंगल, ये बताओ यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, तो ये एकांतर अंतः कोण के प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो गया 110, दिक्कत नहीं। अब ये 95 है और ये एंगल निकाल लेते हैं, कितना 180 में 95 माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा भाई 85। अब ये पूरा एंगल 110 और ये 85 है तो हमारा आंसर कितना हो गया, 110 में 85 माइनस कर दो, कितना गया हमारा आंसर 25। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसमें हमने पहला प्रॉपर्टी एकांतर अंतःकोण का यूज किया और फिर दूसरा सम अंतःकोण के योग का प्रॉपर्टी यूज किया, दोनों का जो योग करेंगे तो वह 180 डिग्री। इसको लिखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए, देखिए ये क्या कहता है। कहता है कि सरल रेखा EFB GD के समानांतर है, FB पैरेलल टू BD, लो लिख लिया। A इस पर कोई एक पॉइंट है और C इस पर कोई एक पॉइंट है,
इस तरह स्थित है कि ई एफ बी और जी डी के मध्य में, लो मैं यहां कहीं ले लिया, हाँ ये पॉइंट ई है, तो बी ए ई ये दे रखा है 118, डी सी ई दे रखा है, डी सी ई ये भी दे रखा है, ये कितना दे रखा है भाई, ये 112 दे। आपको किसका मेजरमेंट निकाल, हाफ ऑफ ए ई सी, अच्छा इसका आधा निकालना है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका भी होता है, एक आसान सा टेक्निक है, लेकिन अभी मैं वो नहीं करवाने वाला हूं। इसके समानांतर में एक लाइन खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। हम क्या किए, हम इसके पैरेलल लाइन खींच लिए, किसी एक के पैरेलल, तो दोनों के पैरेलल हो जाएगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, इसका सम कितना होने वाला है 180, ये कैसे निकलेगा 180 में 118 माइनस करके, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 18 2 20 और 60 62। इधर बताओ ये कितना होगा, ये हो जाएगा फिर 180 माइनस करके, तो ये 68 हो जाएगा। इस दोनों का सम निकालो, 62 प्लस 68, 8 2 10 और 6 6 12 13, और इसका हमको हाफ निकालना है, तो कितना आ जाएगा 65, और आंसर कितना है बी। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेंगे एक त्रिभुज के दो कोण का माप दे रखा है, तो तीसरा कोण, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, 180 में इस दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, तो 8 6 14 मतलब 140, बचा कितना 40, हमारा आंसर कितना हो गया 40। हमने क्या यूज किया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का यदि आप सम करोगे तो कितना आता है वैल्यू 180 डिग्री। दिक्कत नहीं बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे किसी त्रिभुज के दो भुजा की लंबाई दे रखा है, निम्न में कौन सा तरीका, तीसरे भुजा। अच्छा ट्रायंगल में बेसिक एक इनइक्वालिटी होता है, वो मैं बताना भूल गया। ये क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजा को जोड़ोगे तो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। मतलब हमने ऐसे ले लो, इसके मेजरमेंट को ए लिया, इसके मेजरमेंट को बी लिया, और इसके मेजरमेंट को मैंने सी ले लिया, ठीक। तो किसी भी दो को, मतलब हम a प्लस बी कर लिया तो c से बढ़ जाएगा, b प्लस सी कर लिए तो a से बड़ा हो जाएगा, c प्लस a कर लिए तो b से बड़ा हो जाएगा। किसी भी दो का सम करेंगे तीसरा से बड़ा हो जाएगा। दो साइड दे रखा है, कैसा भाई 26 और 24, कितना आ गया 50। अब जो तीसरा साइड होगा वो इससे तो कम होना चाहिए। देखो ये सारा ऑप्शन जो है वह 50 से बड़ा है, तो हमारा यही एक ऑप्शन बचा, और यही हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। हमारा आंसर क्या हो गया ए। हमने क्या यूज किया, तो बेसिक ट्रायंगल का जो इनइक्वालिटी होता है, किसी भी दो साइड को जोड़ोगे तीसरा से वो एक्सीड कर जाता है, बड़ा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा लोग। करो इसमें क्या कहते हैं, एक त्रिभुज है, एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, तो बाह्य कोण ए का मेजर निकालना है। मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए दे रखा है, तो ए का एक्सटीरियर निकालना है। तो मैं बताया था कि इंटीरियर एक्सटीरियर मिला के कितना बनाता है 180, एक्स ले लिए तो 40 प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो एक्स का मेजरमेंट कितना माइनस कर दिया तो कितना आ गया 140, ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ क्या यूज किया कि किसी भी त्रिभुज के एक आंतरिक और एक संगत बाह्य कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट, दोनों का सम 180 होता है। चलो इसको करो, तो कह रहा है कि ट्रायंगल दे रखा है, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। क्यू जो है वो 90 डिग्री है, पी क्यू आर, पी क्यू 3 है, पी आर 6 है। आपको एंगल पी आर क्यू ये निकालना है। ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है। इसको थीटा मान, हालांकि मैं बना दे रहा हूं, देखो साइन थीटा क्या लिख लेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। यहाँ इस थीटा के लिए बेस कितना आ जाएगा 3, हाइपोटेनस कितना 6, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये कितना आ गया हाफ, और साइन कितना का वैल्यू हाफ होता है तो 30 डिग्री, हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री।
दिक्कत नहीं बच्चा लोग, इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इसको जल्दी देखें। अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। हाँ, त्रिभुज के कोनों का अनुपात दे रखा है, तो कोण निकालना है, तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लो। क्या करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ इसको करने का एक टेक्निक भी दे देता हूँ। 5 3 8 4 12, 12x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 15, हाँ 1250। हमको वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो। 15 चौक 60, 60 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो डी हो गया। क्या क्या मैंने इस सब में पुट कर दिया। ये एक मेथड तो है ही। अब रेशियो को सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी तो निकाल सकते हो। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो कितना है, दिस टोटल फ्रैक्शन कितना है, जोड़ लो, 5 8 4 12, बी कितना और सी कितना, तो 5/12। अभी हमको एंगल निकालना है, सब में क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 4 12 इंटू 180 डिग्री, तो 12 गुना 15, 15 चौक 60। एक लाइन में इसे भी आंसर आ रहा है, सब इसे निकाल लेना। तो देखो हम इसीलिए पहला ही चेक किया, क्योंकि 60 सिंगल ऑप्शन है, तो 60 आया तो फिर फर्दर कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है। चलो इसको देखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। आप इसको करिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखिए। हालांकि ये तो याद भी होना चाहिए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं। 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। इसमें बहुत कंडीशन है, बहुत भयंकर कंडीशन है इसमें, और इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये होता है। इसमें भी कंडीशन है, बस इसी से इसको कंपेयर कर लो। तो 2m का वैल्यू 8 दे रखा है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 4 पुट कर लो। 4 चौक 16 माइनस 1 15, 4 चौक 16 17 और 4 दूनी 8, 8 15 और 17। आंसर तो अभी आ गया। जब मैं क्लास करवाऊंगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ये फॉर्मूला जितना आसान है, इसका रिस्ट्रिक्शन उतना ही बारीक है, बहुत ध्यान से इसको फॉलो करना पड़ता है। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को करो। देखना, निम्न में से कौन सा कथन, दिस ये इंपॉर्टेंट है देखना है, किसी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरे भुजा से अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है। सम ऑफ एनी टू साइड एक्सीड थर्ड, तो ये सही है। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक भुजा के साथ न्यून कोण बनाती है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण के माप से नहीं। देखो इधर, यहां पर कह रहा है किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो कोण का योग तीसरे कोण से अधिक होता है। क्या हमने राइट एंगल आइसोसेलेस ले लिया, ये भी 45, ये भी 45, 45 45 90 और ये भी 90। देखो इसमें इस दोनों का सम इसके इक्वल आया, तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब हमारा आंसर यही हो गया। अब क्यों मैं चेक करूंगा आगे पीछे। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखिए। में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है। संगत कोण का अनुपात बिल्कुल शीर्षलंब के अनुपात के इक्वल होता है। संगत कोण का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमाप कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ पेरीमीटर के इक्वल। संगत भुजा का अनुपात संगत मीडियन, ये भी सही है। किन्हीं दो कोण का अनुपात, किन्हीं दो नहीं, यहाँ जब भी ये यहाँ कोण का रेशियो है और ये जो मीडियन है वो लाइन सेगमेंट है, इसका रेशियो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, तो हमारा जो करेक्ट इसके मतलब जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, तो हमारा आंसर ये सही हो गया। ठीक है बच्चा लोग, इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए इसको करिए। तो कहता है कि निम्न के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, हाँ समरूपता का बात कर रहा है, उसकी कोई भी दो भुजा बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती। देखो ये सही है, संगत भुजा समानुपाती होता है तो काम हो जाएगा। तो किसी भी दो कोण, हाँ कोई दो एंगल आपस में यदि इक्वल हो जाए तो हो जाएगा, उसके संगत कोण बराबर हो।
कोई भी दो कोण समान हो, हाँ ये दो कोण समान होगा फिर भी एनी टू एंगल इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल, जैसे ये एंगल मान लो कि 30 है और ये भी 30 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो बचा हुआ तो अपने ये दोनों इक्वल हो जाएगा 90 90, और उसके संगत कोण बराबर हो, ये भी सही है, दोनों में तो ठीक है। तो हमारा आंसर जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर मैच नहीं कर रहे भाई, मेरे हिसाब से बी भी है, सी भी है और डी भी है, क्योंकि कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो जाता है, सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम होने का ये कंडीशन नहीं है, लेकिन समरूपता में ये बिल्कुल सही है। हमारा जो ऑप्शन है वह बी है, सी है और डी है। बी क्या है कि यदि संगत भुजा आपस में समानुपाती हो जाएगा तो साइड 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 से उसके कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल एंगल से और संगत कोण बराबर हो जाए तो दिस, ठीक। हालांकि ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है, ठीक ना, ये एक ही चीज है कि कोई भी दो कोण बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, तो बिल्कुल मैं इसको मानता हूं, हमारे हिसाब से ये तीन ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। और इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर के कंफ्यूज, बिल्कुल मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं 110% आश्वस्त हूं, ये है, ये ऐसे होता है, और इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया में बोल सकता हूं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल इक्वल होना पड़ेगा, ठीक। हालांकि इसमें एक चीज और लिखता तो स्ट्रांग हो जाता, संगत, कोई भी संगत दो कोण बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि त्रिभुज इतना इतना समरूप है और दे रखा है, तो समरूप देने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शन में होता है, फिगर बना लो छोटा सा, अच्छा होगा करना। वाला ट्रायंगल ए बी, हमने इधर क्या लिखा, डी ई एफ, भाई टू टाइम, हाँ ए बी और डी ए बी बाय डी ई, इसका रेशियो कितना है, हाफ है। बीसी का वैल्यू 8 दे रखा है, तो ई एफ इसका वैल्यू निकालना है। देखो इधर ए बी बाई डी, बिकॉज दिस बाय दिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होता है, तो देखो हाफ इक्वल्स टू 8 बाई एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाए, 8 टू जा 16, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने क्या यूज किया, कहते ट्रायंगल, मैं बार बार कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्यों यूज कर रहा हूं, यदि ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक, सिमिलर हैं, तो संगत भुजा का अनुपात इक्वल होता है, बस हमने ये यूज किया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। त्रिभुज एबीसी में लिख लो, और दोनों त्रिभुज पहले बना लो। ए बी सी का इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले, क्या है, ए बी 3 है, बी सी 4 है और ये ए सी 5, तो ये पाइथागोरस ट्रिप्लेन फॉलो कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हालांकि अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। पी क्यू आर के बारे में लिख लेते हैं। पी आर जो है वह 4 है, पी क्यू जो है ये 5 है, और आर क्यू जो ये 3 है। तो देखो इधर ये 3 है और ये भी 3 है, ये 4 है और ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, ट्रायंगल तो सर्वांगसम हो गया, लेकिन सर्वांगसम किस ऑर्डर में हुआ इसको लिखना है। तो पहला ट्रायंगल को बिना डिस्टर्ब के रहने देते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल में इधर लिख रहा हूं। ये कैसे बना, तो 3 और 4 के इंटरसेक्शन से, यहां 3 और 4 के इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है, आर, तो यहां आर आ गया, दिक्कत नहीं। अब बी कैसे बना, तो देखो 3 और 4 के इंटरसेक्शन से, तो यहां 3 और 4 के इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है भाई, यहां आर मैंने कैसे यूज कर लिया, ए कैसे बना, 3 और 5 के इंटरसेक्शन से, सॉरी, ये जल्दीबाजी में ऐसे हो जाता है। देखो बाबू, ए कैसे बना, 3 और 5 के इंटरसेक्शन से, तो
3 और 5 के इंटरसेक्शन से क्यू बन रहा है ना, तो यहाँ क्यू आ, कोई दिक्कत नहीं। बी कैसे बना, 3 और 4, तो 3 और 4 के इंटरसेक्शन यहाँ आर बन रहा है, तो यहाँ आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और बचा क्या, पी लिख दिया इसको इसे। अब ऑर्डर लिखना है, देखो बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी के क्रॉसपोंडिंग क्या आ रहा है, आर, तो बी के क्रॉसपोंडिंग आर यहां भी, बी के क्रॉसपोंडिंग आर यहां भी। ए के क्रॉसपोंडिंग क्यू है ना, और यहां ए के क्रॉसपोंडिंग पी है, तो गलत हो गया। अब देखो यहाँ ए के क्रॉसपोंडिंग क्यू तो इस सब में है, तो ए के क्रॉसपोंडिंग क्यू तो इस बाकी सब, सी के क्रॉसपोंडिंग देखो, सी के क्रॉसपोंडिंग पी है, सी के क्रॉसपोंडिंग, बस यही हमारा क्या ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या लिखे हम, बी सी ए, तो बी सी ए यहां से स्टार्ट करेंगे, आर पी क्यू, तो यहां बी से, तो यहां भी आर से, और एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज चल गए, दिक्कत नहीं। तो ये हमारा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है इसको। कहता है कि यहां फिगर दे रखा है और एंगल ए बी सी, ए बी सी दिस, और ए बी डी, और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। बी सी और बी डी आपस में इक्वल, ये भी सही है। तो सी ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ध्यान से देखना, हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं और इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, और यहाँ सी ए बी मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट को ये एक्सप्लेन करवाना चाह रहा है, बस इसका एक यही मोटिव है। ये इसके इक्वल है बाबू, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो भाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्रॉसपोंडिंग पार्ट लिखना है, ध्यान से देखना। सी ए बी पहला लिखो ट्रायंगल, कहीं लिख लो ना, पहला लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी। दूसरा लिखते हैं इधर वाला पार्ट, देखो पहले एंगल बी और एंगल बी एक साथ, यहां बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी जो है वह बी डी के इक्वल, तो यहां डी, बचा क्या, ए, ये ऑर्डर है। अब वहां से देखते हैं सी ए बी, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, डी ए बी, डी ए बी, डी बी ए, डी ए बी, ये हमारा आंसर हो। मैं बार बार कह रहा हूं, क्रॉसपोंडिंग पार्ट इसमें एकदम मूल मंत्र है, संगत भाग को कैसे लिखेंगे बस ये आता है, तो बस सेकंड वर्ड का ये क्वेश्चन है। चलो देखो अगले पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है, इसको पढ़िए, और इसमें कुछ कह नहीं रहा है, बहुत आसान सा टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो बस इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे, तो लिख देखो, ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, ए बी पी क्यू के इक्वल, सही है। बी सी किसके इक्वल है, तो क्यू आर के, बी सी आर पी लिख रहा है, देखो बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के ना, दिस, कौन सा विकल्प सत्य होना अनिवार्य नहीं है, मतलब यही तो सत्य होना अनिवार्य नहीं है, तो मैं हमारा यही करेक्ट आंसर हो गया। क्यों भाई, क्योंकि यह संगत भाग के प्रॉपर्टी का वायलेशन करता है, उसको ये फॉलो नहीं करता है, तो हमारा पार्ट नहीं है। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको एक बार पढ़िए आप। ट्रायंगल इतना इतना में यदि ए बी और डी इक्वल है, ये और ये इक्वल है, एस प्रमेय के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक बार बिना फिगर बनाए, भगवान तो है नहीं जो बता देंगे, तो फिगर बनाइए, ए बी सी डी ई एफ। अब ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर बाद में देखा जाएगा। ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये तो सीधा सा मिल गया। ए सी इक्वल्स टू ई एफ, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, इसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से ही लिखते हैं। अच्छा लिखो, पहले लिख लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू ई एफ लिख लिया, और बी सी इक्वल्स टू डी एफ। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देखो पहले को छोड़ दिया, दूसरे को लिखते हैं। वर्टेक्स ए कैसे बना, इसके और डबल वाले से, मतलब इसके इंटरसेक्शन से, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन से यहाँ क्या बन रहा है, ई, तो यहाँ तो भाई ई आने वाला। अब सी कैसे बना, 2 और 3, 2 और 3 के इंटरसेक्शन से यहाँ एफ, बच गया क्या, जी। देखो यही हमारा ऑर्डर है, तो कह रहा है कि ए बी सी इक्वल टू ई डी एफ, ई डी एफ। अच्छा पहला ही सही दिख रहा है हमको,
EDF। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इधर आगे बढ़ेंगे, इसको करना है, जल्दीबाजी में करें तो आप कौन सा विकल्प सही है? ABC, और बिना लिखे हुए कुछ नहीं हो सकता, फिगर जरूर बनाएंगे। ABC, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। यहां कुछ एरर है, एंगल B एंगल A के इक्वल है और फिर B का मेजरमेंट 55 है, मतलब 55 और 40 आपस में इक्वल तो कभी हो नहीं सकता है। यहाँ कुछ दिक्कत है बाबू, क्या दिक्कत है ये? मेरे समझ से बाहर का है। 5 5 10, 8 5 13, 1 14, 40। एक बार मैं ट्राई करता हूँ फिगर। पहले DEF के बारे में लिख ले रहा हूँ। D जो है वो 55 है और E जो है 85 है। 8 5 13, 1 14, ये बचा 40। ठीक, B 55 है, लिखते हैं A 40। हो सकता है कि ये B कुछ अलग लिखा गया होगा, इस असंभव है। और AB जो है वह FD इसके इक्वल। क्या ऐसा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। देखो इधर, ये दो एंगल और एक साइड, हालांकि एंगल एंगल साइड का तो ये तो फायदा है, कोई दो एंगल मिल जाए और एक साइड मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, दिक्कत नहीं ना। देखो तो ये 40 इसके इक्वल, 50 इधर, और ये आपस में इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो भाई इसका ऑप्शन मिले जरूर नहीं, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम मेरे तरफ से प्रिंट जो लिख रहे होंगे क्वेश्चन PPT बनाने वाले, वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किए होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक्सप्लेन करते, देखना इधर एंगल को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो 40 के कॉरस्पॉन्डिंग F है, 50 यहाँ D बना, बचा कितना भाई? तो E इधर लिख लो। ये हमारा ऑर्डर है, तो ABC इक्वल टू FDE, मेरे तरफ से ये है FDE। अच्छा यहाँ है एक और। अब याद रखना हमने इस कंडीशन को लिया है, हमने यहाँ इसको डिलीट कर दो, इस कंडीशन के हिसाब से मेरा ये आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा चलो बाबू, हमारे पास क्वेश्चन तो है नहीं, तो मैंने एक पार्ट आपको करवाया, अगले पार्ट में क्वाड्रेटल से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, और मैं प्रयास करूंगा क्वाड्रेटल के साथ मैं सर्कल को भी एक ही साथ कर लूं। ठीक, क्वाड्रेटल में कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होता है, क्या पूछेगा इसमें, कितना डिफिकल्ट पूछ लेगा, प्रॉपर्टी से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। हर एक एग्जाम का एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक, ये 10+2 10th इक्विवेलेंट एग्जाम है, कितना डिफिकल्ट ये पूछ लेगा भाई। ठीक ना, तो ध्यान से अपने आप को शांत करके सीमित कॉन्सेप्ट का लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत आसान रिजल्ट पर जा सकते। ठीक है, तो मैं आपसे अगले क्लास में मिलता हूं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बंद कर दो।